देखो स्टूडेंट्स, नेक्स्ट अपने पास है मेथड्स ऑफ सॉल्विंग डिफरेंशियल इक्वेशन। डीई को सॉल्व करने की क्या क्या मेथड्स हैं। मेथड्स ऑफ सॉल्विंग डिफरेंशियल इक्वेशन कि डिफरेंशियल इक्वेशन को हम किस तरीके से सॉल्व कर सकते हैं, कौन कौन सी मेथड्स हैं। तो मेथड्स है आपके पास है डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करने की। आपके पास में सबसे पहले है वेरिएबल सेपरेशन। वेरिएबल सेपरेशन में क्या करना होता है स्टूडेंट्स, वेरिएबल को सेपरेट करना होता है। dx और x को एक साइड में, आइदर राइट हैंड साइड आइदर लेफ्ट हैंड साइड में, और y और dy को आइदर एक साइड में और आपके पास में लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड में। मतलब आपको x dx को अलग करना है, x के साथ में dx रहेगा और y के साथ में dy रहेगा। तो वेरिएबल क्या हो जाएंगे, सेपरेट हो जाएंगे। x अलग हो जाएगा, y अलग हो जाएगा, x के साथ में dx हो जाएगा, y के साथ में dy हो जाएगा। दैट्स कॉल्ड अ वेरिएबल सेपरेशन। फिर उसको अपन इंटीग्रेट करेंगे, क्योंकि जब अपने को जनरल सॉल्यूशन निकालना होगा तो क्या करेंगे, जब जनरल सॉल्यूशन डिफरेंशियल इक्वेशन कैसे बनती है, जब कोई भी एक आपके पास में इक्वेशन दे रखी होती है जनरल इक्वेशन, उसको आप डिफरेंशिएट करते हैं तो डिफरेंशियल इक्वेशन बनती है। ओके, और जब डिफरेंशियल इक्वेशन गिवन है उससे आपको जनरल इक्वेशन बनानी तो रिवर्स प्रोसेस चलना चाहिए। तो डिफरेंशिएशन का रिवर्स प्रोसेस कौन होता है, इंटीग्रेशन। तो हम क्या करेंगे, उसका इंटीग्रेट करना पड़ेगा, तब जाकर जनरल इक्वेशन बनेगी। डिफरेंशियल इक्वेशन बनानी है तो डिफरेंशिएट करना पड़ेगा, जनरल इक्वेशन बनानी है तो आपको वापस उसको इंटीग्रेट करना पड़ेगा। तो क्या करेंगे वेरिएबल सेपरेशन में, पहले सबसे पहले इक्वेशन में अगर x dx एक तरफ हो रहा है और y dy एक तरफ हो रहा है तो उस मेथड का नाम रहेगा वेरिएबल सेपरेशन। हर क्वेश्चन में नहीं लगेगी, जिसमें सेपरेट होगा उसी में लगेगी, बाकी किसी और में कोई और मेथड लगेगी। तो क्या करना है अपने को, x को dx के साथ में अलग लिखना है और y को dy के साथ में अलग लिखना है। x dx अगर राइट हैंड साइड में आएगा तो y dy लेफ्ट हैंड साइड में जाएगा, और y dy अगर लेफ्ट हैंड साइड में जाएगा तो x dx का आ जाएगा राइट हैंड साइड में आ जाएगा। फिर दोनों को अपन इंटीग्रेट करेंगे। दैट्स कॉल्ड अ वेरिएबल सेपरेशन। अगर सेपरेट हो जाएंगे, वेरिएबल सेपरेट हो सकते हैं तो वेरिएबल सेपरेशन। फिर अपने पास में आएगा एक आएगी होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन, कि होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन किस तरीके से होती है और कैसे आपके पास में आएगी। इसके ऊपर लगाएंगे स्टूडेंट्स अपन 3 स्टार। 3 स्टार क्यों, क्योंकि ये बोर्ड के अंदर प्रिंट होगी, मतलब बोर्ड के अंदर आएगी 100% आएगी होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन। उसको क्या होता है वो भी समझेंगे। होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन में भी वेरिएबल सेपरेशन लगानी पड़ती है ना, इसलिए ये तो आएगी, ये वेरिएबल सेपरेशन आ सकती है। उसके आपके पास में होमोजीनियस इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि होमोजीनियस में वेरिएबल सेपरेशन भी लग जाती है, इसलिए। फिर एक नेक्स्ट होती है लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन सबसे इंपॉर्टेंट होती है आपके पास में। तो अब क्या हो गया कि बोर्ड के अंदर बेटा 2021 बोर्ड के अंदर ये जो आपके पास में लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है ये हट गई है, ये नहीं आएगी, है ना। बोर्ड के जो डिलीटेड चैप्टर्स है, जो सिलेबस है 2021 के अंदर नहीं आएगी, बाकी तो उससे पहले भी आ रही है, उसके बाद में भी अभी तक तो बाद का तो क्या बता भी सकती है ना। वैसे भी ये भी अच्छी है पर ये अपने को जरूरत नहीं है पढ़ने की भी, तो इसको तो अपन अभी नहीं पढ़ेंगे। लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन डायरेक्ट सॉल्यूशन होता है इससे। तो अपने पास है 2 इंपॉर्टेंट चीज बची, वेरिएबल सेपरेशन और होमोजीनियस। अब होमोजीनियस के अंदर वेरिएबल सेपरेशन आ रही है तो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट कौन सी होगी, होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन। बट नेचुरल सी बात है, बड़ा क्वेश्चन इसी का आने वाला है और छोटा क्वेश्चन इसका आ गया तो इसका तो आ गया, तो हर कोई बच्चा इजीली कर लेगा। होमोजीनियस का भी इजीली हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। ओके, तो मैंने यहाँ पे आपके पास में फर्स्ट लिखी है कौन सी, तो अपने को 2 पढ़नी है। कौन सी, वेरिएबल सेपरेशन पढ़ना है और क्या पढ़ना है स्टूडेंट्स, होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन। ठीक है, अब चलते हैं अपने पास में कि वेरिएबल सेपरेशन किस तरीके से पढ़ना है। वेरिएबल सेपरेशन आपके पास में मैंने एक एग्जांपल लिया है, फाइंड द जनरल सॉल्यूशन ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन डीई, है ना। डिफरेंशियल इक्वेशन को हर बार अपन शॉर्ट फॉर्म से बता रहे हैं डी। डिफरेंशियल इक्वेशन का आपको जनरल सॉल्यूशन फाइंड करना है। तो जनरल सॉल्यूशन फाइंड करना है डिफरेंशियल इक्वेशन का, तो कैसे फाइंड करेंगे। क्वेश्चन हमारे पास में dy बाय dx इज इक्वल्स टू 1 + x अपॉन 2 - y। तो देखो स्टूडेंट्स क्या करेंगे, वेरिएबल सेपरेशन में हमने ये पढ़ा था कि आपको सेपरेट करना है वेरिएबल को। तो वेरिएबल को जब स्टूडेंट्स अपन सेपरेट करने जाएंगे ना तो क्या होगा, देखो 2 - y के साथ में कौन आ जाएगा, dy, और x + 1 के साथ में कौन आ जाएगा, dx। हो गया वेरिएबल सेपरेट। फिर क्या करना है, टेकिंग इंटीग्रेशन ऑन बोथ साइड। अब आपके पास डिफरेंशिएशन आ गया, आपको क्या करना है, इंटीग्रेशन ऑन बोथ साइड। दोनों साइड में आपको क्या करना है स्टूडेंट्स, इंटीग्रेशन लेना है, x + 1 dx। ये हो गया इंटीग्रेशन ऑन बोथ साइड, हो गया इंटीग्रेशन ऑन बोथ साइड। अब क्या करना है, अब इंटीग्रेशन करना है भैया। अब क्या करना है, अब तो इंटीग्रेशन करना है ना, इंटीग्रेशन हो गया तब तो इंटीग्रेशन करना है। इंटीग्रेशन कैसे करेंगे अपने पास में, देखो हम क्या करेंगे, इसका इंटीग्रेशन करना है तो ये आपके पास में ये हो जाएगा 2dy - y × dy इज इक्वल्स टू x dx + dx। ऐसे ही तो होगा, हमने क्या किया, सबका इंटीग्रेशन नहीं करना था, सबका इंटीग्रेशन करते। अब देखो इंटीग्रेशन करते हैं, इंटीग्रेशन करेंगे तो ये हो जाएगा 2y माइनस का y² / 2 इज इक्वल्स टू x² / 2 प्लस x और प्लस c। ध्यान रखेंगे कांस्टेंट आपको ऐड करना है c, किधर, जिधर साइड में x है उधर साइड में आप क्या करेंगे, एक कांस्टेंट को ऐड कर देंगे आपके पास में। कई बार कांस्टेंट y की साइड में भी ऐड कर सकते हैं,
फिर भी अपने को तो किस साइड में ऐड करना है, जिधर x है उधर ऐड करना है आपके पास में कांस्टेंट c, क्योंकि इंटीग्रेशन देते कांस्टेंट आएगा आपके पास, इनडेफिनिट इंटीग्रेशन है तो आपके पास में कांस्टेंट आना ही है ना, कांस्टेंट आ गया। अब क्या करना है, सबसे 2 एलसीएम ले लो, सबसे जैसे आपने 2 एलसीएम लिया तो ये हो जाएगा 4y माइनस वाई स्क्वायर इज इक्वल्स टू अपॉन 2, इधर भी 2 एलसीएम ले लेते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 2c अपॉन 2, 2 से 2 तो कैंसिल। तो देखो 4y माइनस का वाई स्क्वायर माइनस का एक्स स्क्वायर माइनस का 2x और माइनस का 2c इज इक्वल्स टू 0। ये जो 2c आया ना ये भी क्या है, एक कांस्टेंट है, इसको हटा करके आप एक नया कांस्टेंट नाम दे देते हैं बड़ा C या C1, ठीक है। कोई सा भी कि कांस्टेंट आपके पास में आपको नहीं लिखना है, तो एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस C1, या फिर आप माइनस लिखना चाहो तो माइनस भी C1, माइनस भी कांस्टेंट के अंदर लिख सकते हो, ठीक है। तो इट्स इज इक्वल्स टू 0, क्या हो जाएगा आपका आंसर। क्या किया हमने स्टूडेंट्स, वेरिएबल को सेपरेट किया, लेफ्ट हैंड साइड में आपके पास में वेरिएबल y को ले लिया, राइट हैंड साइड में आपने x को ले लिया, तो आप किसी को भी किसी भी साइड में ले सकते हो, लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड में, फिर उसको आपको सॉल्व करना है, तो हमने सॉल्व कर दिया तो आपके पास में मिल गई, दैट इज एक जनरल सॉल्यूशन मिल गया, तो दैट्स कॉल्ड अ वेरिएबल सेपरेशन, इसको कहते हैं स्टूडेंट्स वेरिएबल सेपरेशन। ओके, देखते हैं नेक्स्ट देखिए स्टूडेंट एक्सरसाइज 9.4 क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या कहता है। एक्सरसाइज 9.4 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट ये कह रहे थे डी बाई डी एक्स इक्वल्स टू 1 माइनस कॉस एक्स अपॉन 1 प्लस कॉस एक्स है। 1 माइनस कॉस एक्स अपॉन 1 प्लस कॉस एक्स से हमें क्या लगानी है, वेरिएबल सेपरेशन लगानी है, क्योंकि हमें दिख रहा है कि यहाँ पे वेरिएबल सेपरेट हो सकते हैं। तो हमने कहा कि भैया वेरिएबल सेपरेशन लगानी है, तो हमने आपके पास में 1 माइनस कॉस एक्स अपॉन, एक सेकंड क्वेश्चन अपने पास कॉस एक्स अपॉन 1 प्लस कॉस एक्स है, तो आपके पास में हम देख रहे हैं कि यहाँ पे भी ऊपर भी कॉस एक्स है, डिनोमिनेटर में भी कॉस एक्स है, तो हम ये पता है, हमें सब बच्चों को पता है कि 1 माइनस कॉस एक्स को क्या कहते हैं, 2 साइन स्क्वायर एक्स बाई 2, और 1 प्लस कॉस एक्स को क्या कहते हैं, 2 कॉस स्क्वायर एक्स बाई 2, 2 से 2 तो कैंसिल, ठीक है। अब डी वाई बाई डी एक्स कौन आ गया, डी वाई बाई डी एक्स स्टूडेंट्स आ गया आपका 10 स्क्वायर एक्स बाई 2। अब देखो सेपरेट कर लेते हैं, सर वाई तो है ही नहीं, अरे वाई नहीं तो क्या हुआ, डी वाई अकेला रह जाएगा ना, अकेला भी तो रह सकता है, डर थोड़ी लगता है इसको। 10 स्क्वायर एक्स बाई 2 डी एक्स सेपरेट हो गया। अब क्या करना है, इंटीग्रेशन ऑन बोथ साइड, अब इंटीग्रेशन ऑन बोथ साइड करना है, इंटीग्रेशन डी वाई। अब देखो 10 स्क्वायर एक्स बाई 2 का कोई इंटीग्रेशन होता नहीं है, तो क्या करेंगे, ये हो जाएगा आपका सेक स्क्वायर एक्स बाई 2 माइनस 1 इंटू डी एक्स हो गया। अब देखो क्या, दैट इज अब अपने पास इंटीग्रेशन डी वाई इंटीग्रेशन सेक स्क्वायर एक्स बाई 2 डी एक्स माइनस का डी एक्स, दैट इज अ वाई, ये तो वाई हो गया। सेक स्क्वायर एक्स बाई 2 का क्या हो जाएगा, 10 एक्स बाई 2 अपॉन में कौन 1 बाई 2 माइनस एक्स प्लस कौन सी। बस इसको आपको करना क्या है, रेसिप्रोकल, मतलब ये जो 1 बाई 2 है ये 2 ऊपर चला जाएगा, 2 10 एक्स बाई 2 माइनस एक्स प्लस सी इज योर आंसर, दैट्स कॉल्ड अ जनरल सॉल्यूशन। ये आपके पास में क्या हो जाएगा, जनरल सॉल्यूशन। जनरल सॉल्यूशन क्यों, क्योंकि कांस्टेंट सी प्रेजेंट है, अगर ये सी ना होकर के आर्बिट्री ना होकर के फिक्स कांस्टेंट आता तो जनरल सॉल्यूशन ना होकर के क्या हो जाता, पर्टिकुलर सॉल्यूशन। ये हो गया। चलिए सेकंड क्वेश्चन देखते हैं स्टूडेंट्स, अपने सेकंड क्वेश्चन को क्या करना है बच्चों, सेकंड क्वेश्चन देखेंगे आपके पास में इस तरीके से है, तो हम इसको सेपरेट करेंगे, तो देखो डी वाई के आपके पास में डिवाइड में कौन आ जाएगा 4 माइनस वाई स्क्वायर, इधर कौन बचेगा डी एक्स। अब क्या करेंगे, टेकिंग इंटीग्रेशन ऑन बोथ साइड, रूट ऑफ 4 माइनस वाई स्क्वायर दैट इज द इंटीग्रेशन ऑफ डी एक्स। अब क्या करेंगे, देखो दैट इज द फॉर्मूला ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर 1 अपॉन रूट ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर साइन इनवर्स एक्स बाई ए, तो वाई बाई 4 आपके पास में ये हो जाएगा इज इक्वल्स टू एक्स प्लस कौन सी, तो ये हो जाएगा देखो y बाय 4 है ना, ये y है और ये 4 है, इज इक्वल्स टू साइन x प्लस सी। ओके, तो दैट इज आपके पास में ओ सॉरी अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर, तो दैट इज 2 नॉट 4, 2 दैट इज 4 यानी कि 2 स्क्वायर ना, तो दैट इज 2, ये और आंसर 4 है ना, तो 2 स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 4 की तरफ कि 4 क्वेश्चन के अंदर आपको क्या करना है स्टूडेंट्स, 4 क्वेश्चन के अंदर भी आपको यही काम करना है, सेपरेट करना है, वेरिएबल को सेपरेट करना है, एक्स एक्स वालों को एक तरफ करना है और वाई वाई वालों को एक तरफ करना है। तो चलो भैया एक्स एक्स वालों को एक तरफ कर देते हैं, इधर से एक्स कौन रहने देते हैं सेक स्क्वायर एक्स, उसके साथ में कौन है डी एक्स, उधर से आपके पास में। अब देखो अब क्या करेंगे, अब पहले एक काम करें, आप इसको ऐसे, आपको अगर कैलकुलेशन में मिस्टेक हो जाए, माइनस की एरर आ जाए आपसे, तो आप 10y dx पहले इसको उधर भेज देते हैं ना, तो आपको प्रॉब्लम नहीं होगी, माइनस लग जाएगा सेक स्क्वायर y 10x और dy हो जाएगा। अब क्या करना है, अब ये करना है,
सेक स्क्वायर एक्स मल्टीप्लाई कौन है dx और डिवाइड में कौन आ जाएगा 10x, x एक तरफ आ गया, माइनस सेक स्क्वायर वाई dy और डिवाइड में कौन आ जाएगा आपके पास में 10y, इंटीग्रेशन इंटीग्रेशन, ये इंटीग्रेशन हो गया। अब देखो क्या है, अब आपके पास से माइनस का सेक स्क्वायर वाई dy अपॉन 10y आपके पास में आ गया। अब देखो क्या होगा स्टूडेंट्स, इधर भी 10 डिवाइड में है, ये y वाला है ये x वाला है, तो अब अगर इस 10x को t लेट करेंगे तो क्या हो जाएगा, सेक स्क्वायर dx तो हट जाएगा, तो आपके पास में क्या आ जाएगा, दैट इज इसका जो इंटीग्रेशन होगा, मैं थोड़ा सा डायरेक्ट लिख रहा हूँ, अब log x तो 10x, आई बात समझ में भाई, 10x को आप t लेट करेंगे तो क्या होगा, सेक स्क्वायर x dx आपका हट जाएगा, सेक स्क्वायर x dx dt अपॉन t क्या हो जाएगा log t कितना हो जाएगा ये। अब इधर कौन होगा, सेम माइनस log 10y, समझ गए, 10y को हमने कुछ t लेट किया, t1 लेट किया, तो आपके पास में, या फिर आप i1 i2 लगा करके सेपरेट भी सॉल्व करके लिख लेंगे। अब क्या होगा देखो, अब इसमें स्टूडेंट्स क्या कांस्टेंट ऐड करना है, हमने ये कहा था कांस्टेंट आप x की तरफ ऐड करेंगे, आप x की तरफ कांस्टेंट ऐड करना है, लेकिन c ऐड नहीं करेंगे। जब दोनों साइड log है, इधर भी log है इधर भी log है, तो कांस्टेंट भी log c ऐड होगा, दोनों साइड 10 हो तो log से 10c ऐड होगा, दोनों साइड tan इनवर्स हो तो कांस्टेंट भी क्या ऐड होगा, tan इनवर्स। तो कांस्टेंट जो ऐड होने वाला है वो भी log की फॉर्म में ऐड होगा, दैट्स कॉल्ड log c। इसका विशेष ध्यान रखेंगे, log c ऐड करेंगे क्योंकि पूरा फंक्शन log में आ रहा है इसलिए। अब देखो क्या है, ये log की प्रॉपर्टी लग जाएगी, log a प्लस log b log a इंटू बी, तो c इंटू क्या हो जाएगा 10x, और इसको क्या लिख सकते हो आप, log 10y की पावर -1 क्यों, क्योंकि आगे माइनस था इसलिए। log से log को तो अपन हटा सकते हैं, log से log हट जाएगा, तो c इंटू 10x इज इक्वल टू 1/10y, ये हो सकता है, c इंटू 10x इज इक्वल टू कितना 1/10y हो सकता है। 1/10y को आप क्या कह सकते हैं, 1/10y को आप cot y कह सकते हैं, 10x इंटू cot y, है ना, 1/10y को आप cot y भी कह सकते हैं। तो आपके पास में c 10x इज इक्वल टू cot y भी आपका आंसर हो सकता है, या फिर आपका आंसर ये भी हो सकता है y इज इक्वल टू cot इनवर्स c मल्टीप्लाई 10x। ओके, फर्दर भी चेंज हो सकता है आंसर, आपको ऐसा कोई नहीं है, तो दैट्स योर आंसर। तो स्टूडेंट्स इस तरीके से आपको क्या करना है, वेरिएबल को सेपरेट करना है कि किस तरीके से आपके पास में वेरिएबल है और किस तरीके से उनको आपको सेपरेट करना है, और जैसे ही सेपरेट करेंगे आपके पास में आंसर आता जाएगा। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 7 है। क्वेश्चन नंबर 7 किस तरीके से अपने को करना है। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए आपके पास में वेरिएबल सेपरेशन करना है स्टूडेंट्स। पहले वेरिएबल सेपरेशन करते हैं इसका। पहले तो y log y dx इज इक्वल टू x dy हो गया। अब देखो क्या, अब x के साथ में dx लिखना है, तो देखो x अपॉन कितना हो जाएगा, dx अपॉन कितना हो जाएगा, ये x इसके डिवाइड में आ जाएगा, x उधर के अपने पास में dy अपॉन y इंटू क्या है log y, dy अपॉन y इंटू क्या है log y। जब आप इसके log y को आप t एज्यूम करेंगे तो 1/y dy तो हट जाएगा। देखो कैसे, अपने पास में फिर आपको क्या करना है, सेपरेट होने के बाद इंटीग्रेशन करना है। ठीक है, इंटीग्रेशन करना है आपके पास में अपना, आप इसके लिए लिखेंगे लेट log y इज इक्वल टू t, तो 1/y dy इज इक्वल टू कितना हो जाएगा dt, तो ये तो आपके पास में हट गया, कितना आएगा dt/t। तो इंटीग्रेशन dx बाय x दैट इज इंटीग्रेशन dt/t, ये आ गया। अब क्या होगा, टेकिंग इंटीग्रेशन ऑफ बोथ साइड, तो दैट इज log x इज इक्वल टू log t प्लस log c, कांस्टेंट भी कौन सी फॉर्म में ऐड होगा, c की फॉर्म में, दैट्स log c। तो ये हो जाएगा log x इंटू c, ये हो जाएगा log, और ब्रैकेट में कौन था, log ही था, दैट्स अ log y। तो log से log हट गया, तो x मल्टीप्लाई c इज इक्वल टू दैट्स log y, और आप इसका बेस e हो, है ना, log का बेस e हो, तो आप ये भी लिख सकते हो y इज इक्वल टू e की पावर x इंटू c। ओके, या फिर फर्दर आप इसको इतना सा लिख सकते हो y इज इक्वल टू e की पावर x इंटू e की पावर c। e की पावर c इज व्हाट, कांस्टेंट, तो इसको c लिख सकते हैं, तो y इज इक्वल टू e की पावर x इंटू क्या c इज योर आंसर, ये हो सकता है ना। इसको दोनों को अपन को सेपरेट कर दिया, दोनों पावर में आ रहे थे, तो के पास में, तो आपके पास में
इसे लग सकते हैं क्या, देखते हैं। तो स्टूडेंट्स y इज इक्वल्स टू ई की पावर x डॉट सी आपका क्या हो जाएगा, आपका आंसर। तो ये हो जाएगा स्टूडेंट्स आपका आंसर, ठीक है। इट्स योर आंसर, ये आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलते नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 10 में क्या करना है, क्वेश्चन नंबर 10 में क्या करना है, देखेंगे क्वेश्चन नंबर 10 में क्या करना है। देखिए स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 10 में आपको क्या करना है, क्वेश्चन नंबर 10 में आपको x वही पहले सेपरेट करना है। तो हमने कहा कि भैया देखो पहले तो इसको उधर भेज देते हैं, 10y dx इज इक्वल्स टू माइनस 1 माइनस ई की पावर x सेक स्क्वायर y मल्टीप्लाई में कौन dy, ठीक है। अब देखो क्या होगा, e की पावर x मल्टीप्लाई dx अपॉन में कौन आ गया, 1 माइनस ई की पावर x आ गया, ओके। इस माइनस को इधर ही भेज देते हैं, उधर भी रहने दे सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। इधर इज इक्वल्स टू कौन, सेक स्क्वायर y dy और अपॉन में कौन आ जाएगा आपका 10y। सेपरेट हो गया, दोनों साइड से हमने इसको सेपरेट कर लिया स्टूडेंट्स, सेपरेट हो गया। अब सेपरेट होने के बाद अपन क्या करेंगे, सेपरेट होने के बाद सेकंड प्रोसेस क्या करता है, इंटीग्रेशन ऑन बोथ साइड, इंटीग्रेशन माइनस ई की पावर x dx अपॉन 1 माइनस ई की पावर x इज इक्वल्स टू इंटीग्रेशन दैट इज सेक स्क्वायर y मल्टीप्लाइड dy अपॉन 10y। ये हो गया। अब देखो क्या करना है, जब आप इस डिनोमिनेटर वाले इसको टी लेट करेंगे, किसको 1 माइनस ई की पावर x को स्टूडेंट जब आप टी लेट करेंगे तो ऊपर वाला आपके पास में ये माइनस का माइनस के साथ में x dx तो हट जाएगा। देखो जरा टी लेट करके देखो, यहाँ मैं लेट कर देता हूँ, लेट 1 माइनस ई की पावर x इक्वल्स टू टी, तो माइनस ई की पावर x dx इक्वल्स टू dt, तो वो तो हट जाएगा, dt अपॉन कितना आ जाएगा t। और इसमें भी अगर आप इस 10y को t लेट करेंगे तो सेक स्क्वायर y हट जाएगा। तो इसका मतलब 1 अपॉन टी आएगा, dt बाई टी आ जाएगा, जिसको आप क्या लिखेंगे, log 1 माइनस ई की पावर x प्लस log c इज इक्वल्स टू log 10y, ऐसा हो जाएगा। फिर आप इसको किस तरह से लिखेंगे, आप इसको इस तरह से लिख सकते हैं, log की प्रॉपर्टी लगा देंगे, log c इंटू 1 माइनस ई की पावर x, ये log की प्रॉपर्टी लगा दी, दोनों का मल्टीप्लाई हो गया, इज इक्वल्स टू log 10y, log से log हट जाएगा, तो आपके पास में कितना आ जाएगा, 10 इनवर्स c मल्टीप्लाई 1 माइनस ई की पावर x इज इक्वल्स टू कौन, y इज योर आंसर। स्टूडेंट्स इंटीग्रेशन है, हो सकता है आपका आंसर थोड़ा वेरी भी करें तो भी कोई दिक्कत नहीं है, और आपके पास में इट्स योर जर्नल सॉल्यूशन। ये सब सारे क्या, जर्नल सॉल्यूशन। तो स्टूडेंट्स यहाँ तक जो आपके पास में क्वेश्चन थे वो आपके जनरल सॉल्यूशंस के हैं, रिमेनिंग क्वेश्चंस भी आप करें और नहीं समझ में आने पर आप मेरे से पूछें। नेक्स्ट आपके पास में देखो पर्टिकुलर सॉल्यूशन कैसे फाइंड करना, मतलब ये जो कांस्टेंट सी प्रेजेंट आ रहा है इसको अपने को हटाना है, दैट्स कॉल्ड अ पर्टिकुलर सॉल्यूशन, उसको कहेंगे अपन पर्टिकुलर सॉल्यूशन। इस कांस्टेंट वाले सी को अपने को क्या करना है, हटाना है, इस पर्टिकुलर सॉल्यूशन को अपने को हटाना है कि इस पर्टिकुलर सॉल्यूशन में जो सी आपके पास है, जनरल सॉल्यूशन में जो सी प्रेजेंट है उसको किस तरह से हटाएंगे, वैल्यू गिवन होगी तो उस x और y के बेसिस पे दो वैल्यू होगी x और y की, उसका यूज़ करते हुए अपने को इसको हटाना है और हटाने के बाद आपके पास में इसको सॉल्व करना है। ओके, तो आपके पास में देखते हैं नेक्स्ट इसका पर्टिकुलर सॉल्यूशन। स्टूडेंट्स नेक्स्ट अपना क्वेश्चन नंबर 11 की, क्वेश्चन नंबर 11 से अब अपने को कैसे करने क्वेश्चंस, हमने क्वेश्चन नंबर 10 तक देखे। क्वेश्चन नंबर 11 में क्या कह रहा है, फॉर द ईच ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन फ्रॉम क्वेश्चन 11 to 14 फाइंड द पर्टिकुलर सॉल्यूशंस सेटिस्फाई द गिवन कंडीशंस। स्टूडेंट्स अपने को पर्टिकुलर सॉल्यूशन फाइंड करना है। पर्टिकुलर सॉल्यूशन का मतलब एक ऐसा सॉल्यूशन जिसके अंदर जो कांस्टेंट c आता है वो प्रेजेंट नहीं होना चाहिए, उस कांस्टेंट c को हटाना है, क्योंकि जब तक आंसर के अंदर c प्रेजेंट होता है, जो c प्रेजेंट होता है तो उस सॉल्यूशन को कहते हैं, सबको पता है क्या कहते हैं, जनरल सॉल्यूशन। जब कांस्टेंट प्रेजेंट होता है, आर्बिट्री कांस्टेंट c प्रेजेंट होता है तब। अब अपने को क्या करना है, उस कांस्टेंट को हटाना है। कांस्टेंट को हटाने के लिए क्वेश्चन क्या करेगा, क्वेश्चन के अंदर x और y की वैल्यू गिवन होती है, वो x और y की वैल्यू यूज़ करके हमने को जो कांस्टेंट c प्रेजेंट होता है उसको हटाना होता है। तो जो उसके हटाने के बाद जो वैल्यू आएगी, जिसको उसकी जगह क्या आएगा, एक फिक्स कॉन्स्टेंट आएगा, नंबर आएगा कोई ना कोई,
है ना, उसकी जगह कोई ना कोई एक नंबर आएगा तो उसको कहते हैं अपन पर्टिकुलर सॉल्यूशन। तो क्वेश्चन नंबर 11 से अब हमें पर्टिकुलर सॉल्यूशन फाइंड करना है। देखते हैं अपने पास में किस तरह से पर्टिकुलर सॉल्यूशन फाइंड करना है। क्वेश्चन नंबर 11 के अंदर देखेंगे क्वेश्चन नंबर 11 क्या कहता है। आपको एक आपके पास में एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स डी वाई डी एक्स इज इक्वल्स टू 2x स्क्वायर प्लस एक्स एक आपके पास में डिफरेंशियल इक्वेशन गिवन। इस डिफरेंशियल इक्वेशन को आपको सॉल्व करके पर्टिकुलर सॉल्यूशन फाइंड करना है कि इसका पर्टिकुलर सॉल्यूशन किस तरीके से होगा। ठीक है स्टूडेंट्स, तो चलते हैं अपने पास में हमने क्या किया स्टूडेंट्स, इसका जो आपके पास में था डी वाई डी एक्स को हमने सेपरेट कर दिया। तो जब डी वाई डी एक्स को सेपरेट करेंगे तो ये डी एक्स इधर चला जाएगा, है ना स्टूडेंट्स। ये जो आपका डी एक्स है ये डायरेक्ट आ गया, ये जो डी एक्स है वो इससे मल्टीप्लाई कर देगा। ठीक है, और ये जो वैल्यू गिवन है ये पूरी की पूरी इसके कहाँ चली जाएगी स्टूडेंट्स, डिवाइड में। तो आपके पास में इधर कौन बचेगा, अकेला डी वाई इज इक्वल्स टू 2x स्क्वायर प्लस एक्स डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर प्लस एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 और मल्टीप्लाई में क्या आ गया, डी एक्स आ गया। हमने डी एक्स और डी वाई को सेपरेट किया, क्यों, क्योंकि वेरिएबल सेपरेशन है, सेपरेट हो रहा है तो इजीली हमने इसको सेपरेट कर लिया। अब देखो क्या करना है, अब आपके पास में हमने टेकिंग इंटीग्रेशन ऑन बोथ साइड, दोनों साइड में हमने इंटीग्रेशन ले लिया। इंटीग्रेशन लेने के बाद हमने देखा कि आपके पास में 2x स्क्वायर प्लस एक्स अपॉन एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स। ओके, अगर ये रिवर्स होता मतलब ज़्यादा पावर ऊपर होती है और कम पावर नीचे होती तब तो डिवाइड करना होता, पर ऐसा है ही नहीं तो डिवाइड करने की जरूरत ही नहीं है। फिर हमने देखा कि नीचे वाले डिनोमिनेटर के अंदर एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 के अंदर पहले इन दोनों के अंदर से एक्स स्क्वायर कॉमन है और लास्ट के इन दोनों के अंदर से 1 कॉमन है। तो हमने क्या किया कि इसमें से तो एक्स स्क्वायर कॉमन ले लिया तो एक्स प्लस 1 और इसमें से 1 कॉमन ले लिया तो दैट इज़ एक्स प्लस 1। 1 हमने लिखा नहीं है यहाँ पे बट 1 कॉमन है। ठीक है, तो एक्स स्क्वायर कॉमन लेने पर एक्स प्लस 1 बना है और एक्स प्लस 1 का एक फैक्टर बना है तो एक्स प्लस 1 अगेन बाहर आ जाएगा। तो आपके पास में एक्स प्लस 1 बाहर आ गया तो बचा कौन, एक्स स्क्वायर प्लस 1। तो अपन हम देखेंगे कि ये क्या है, ये एक पार्शियल फ्रैक्शन बन गया स्टूडेंट्स, पार्शियल फ्रैक्शन ये बन गया है और पार्शियल फ्रैक्शन से हमने क्वेश्चंस पहले सॉल्व किए हैं। ये हमारा एक पार्शियल फ्रैक्शन बन गया है और पार्शियल फ्रैक्शन से क्वेश्चन हमने पहले सॉल्व किए हैं। तो देखो किस तरीके से हमें इसको पार्शियल फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है। तो ये जो हमारा फैक्टर था इसको हमने ले लिया। तो पार्शियल फ्रैक्शन अगर स्टूडेंट्स आपको याद हो तो एक तो आपके पास में लीनियर है और एक क्वाड्रेटिक फैक्टर है। जो डिनोमिनेटर के अंदर एक तो लीनियर फैक्टर है और एक क्या है, क्वाड्रेटिक है। तो हमने ये कहा था कि आपके पास में जो भी एफ एक्स है, जो भी आपके पास में 2x स्क्वायर प्लस एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 है, तो हमने कहा कि a अपॉन पहला ब्रैकेट आप क्वाड्रेटिक भी ले सकते हो, लीनियर भी ले सकते हो। और दूसरे में क्या लिखना पड़ेगा, बी एक्स प्लस सी क्यों लिखना पड़ेगा, क्योंकि डिनोमिनेटर में क्या है, डिनोमिनेटर में क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। जब क्वाड्रेटिक इक्वेशन डिनोमिनेटर में होती है तो अपने को नोमिनेटर होता है वो बी एक्स प्लस सी की फॉर्म में लिखना होता है, तो वो हमने लिख लिया। तो a अपॉन पहला ब्रैकेट प्लस बी एक्स प्लस सी अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1। आपको पार्शियल फ्रैक्शन आना चाहिए स्टूडेंट्स। पार्शियल फ्रैक्शन कौन से चैप्टर में था, 7 चैप्टर में था। तो आपको वो पार्शियल फ्रैक्शन भी याद होना चाहिए, क्योंकि अगर वो याद नहीं तो आप इसको क्वेश्चन को सॉल्व नहीं कर पाएंगे। आप यहाँ तक तो पहुँच जाएंगे, सेपरेट भी कर लिया आपने, फिर अब इंटीग्रेशन करना है तो इंटीग्रेशन तो उसी के बेसिस पे होगा और वो नहीं आएगा तो फिर इंटीग्रेशन कैसे करेंगे। ओके, तो आपके पास में इसको पार्शियल फ्रैक्शन लगाना है। पार्शियल फ्रैक्शन कैसे लगाते थे, एलसीएम ले लिया अपने पास है दोनों साइड, तो एक्स स्क्वायर प्लस 1 से इधर वाला एलसीएम भी आपके पास में जो भी आएगा एक्स प्लस 1 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 1 है ना, ये आपके पास में आ जाएगा। तो ऊपर a मल्टीप्लाई एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस बी मल्टीप्लाई एक्स प्लस 1 आएगा और इस एलसीएम से ये एलसीएम इधर वाला कट जाएगा। ठीक है, तो बचेगा आपके पास में, आप उसको ओपन कर दिया आपके पास में जो बचे हुई वैल्यू को, तो a का मल्टीप्लाई एक्स स्क्वायर प्लस 1 से हो जाएगा और बी एक्स प्लस सी का मल्टीप्लाई एक्स प्लस 1 से हो जाएगा। तो कुछ इस तरीके से आएगा, आप इसको कंपेयर कर सकते हैं। और अदरवाइज जो हमने x की वैल्यू पुट करके वैल्यू निकाली थी तो वो भी आप वैल्यू निकालेंगे। तो आपने पास में एक्स स्क्वायर को x वाले से कंपेयर किया, x वाले को x से कंपेयर किया, कॉन्स्टेंट वाले को कॉन्स्टेंट से कंपेयर किया। तो इसको सॉल्व करके आपको क्या करना है स्टूडेंट्स, a b c की वैल्यू निकालनी है। a की वैल्यू माइनस का 1/2, b की वैल्यू 3/2 और c की वैल्यू कितनी आ गई है 1/2, abc की वैल्यू आ गई। इन abc की वैल्यू को क्या करना है, abc की वैल्यू को आपके पास में क्या करना है, ये जो हमने आपके पास में पार्शियल फ्रैक्शन एज्यूम किया था इसमें जगह a की वैल्यू, यहाँ b की वैल्यू, यहाँ c की वैल्यू आपको पुट करनी है। तो आपने पास में abc की वैल्यू पुट कर दी। तो dy इंटीग्रेशन ऑफ dy इज इक्वल्स टू a अपॉन मतलब माइनस का 1/2 अपॉन एक्स प्लस 1 dx 3/2 bx है ना, ये b हो गया और ये c हो गया अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1, इस तरीके से हो गया। तो 1/2 माइनस का 1/2 तो स्टूडेंट्स बाहर आ गया, 1 प्लस एक्स डी एक्स, इधर का भी 1/2 बाहर आ गया तो 3x प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1। तो माइनस का 1/2 इसका तो इंटीग्रेशन अपन ने y कर दिया है ना, इधर चल रहा है अभी करना पड़ेगा, इधर बाद में कर देते हैं। तो इधर x प्लस डी एक्स अपॉन एक्स प्लस 1 इंटीग्रेशन 3/2 इसको सेपरेट कर दिया है ना, इसको भी सेपरेट कर दिया 3x के डिवाइड में एक्स स्क्वायर प्लस 1। और फिर हमने क्या किया, इसको भी सेपरेट कर दिया। फिर हमने क्या किया, आपके पास में इस
3x के डिवाइड में एक्स स्क्वायर प्लस 1 लिख दिया, और आपके पास में 1 के डिवाइड में एक्स स्क्वायर प्लस 1 दिया, 1/2 पहले था और इसका 3 बाहर आ गया था, 3/2 बन गया। अब देखो क्या हो गया, अब जब नीचे वाले को अपन टी ऐड करेंगे तो ऊपर वाला तो एक्स डी एक्स हट जाएगा, तो 2 बचेगा, तो आपके पास में 1/2 आगे आ जाएगा, और इधर आपके पास में ये क्या हो जाएगा, ये tan इनवर्स 1 हो गया, और ये क्या हो जाएगा, ये log हो जाएगा। तो आपका जो फाइनल आंसर आ रहा है दैट इज अ माइनस का 1/2, इसका इंटीग्रेशन कर दिया हमने log x प्लस 1, ये 3/2 बाहर आ गया, और इसको जब टी ऐड करेंगे तो ऊपर वाला हट जाएगा, तो dt अपॉन टी दैट इज log x स्क्वायर प्लस 1, और 1/2 आगे आ जाएगा, तो 3/4 log x प्लस 1, 1/2 tan इनवर्स 1 प्लस c, ये आपके पास में आंसर हो गया। लेकिन ये कौन सा है, ये आपका पर्टिकुलर सॉल्यूशन है, हमें पर्टिकुलर नहीं निकालना, सॉरी ये जनरल सॉल्यूशन है, हमें कौन सा निकालना है, सी प्रेजेंट है इसलिए जनरल सॉल्यूशन है, हमें कौन सा निकालना है, पर्टिकुलर सॉल्यूशन निकालना है। तो क्वेश्चन ने हमें क्या कहा था कि आपको x की वैल्यू आपके पास में 0 है, x की वैल्यू 0 है और y की वैल्यू कितनी है 1 है। जब आप x की वैल्यू 0 और y की वैल्यू 1 पुट करेंगे तो क्या होगा, देखो ये y तो किस में हो जाएगा 1, जब आप x की वैल्यू 0 पुट करेंगे तो log 1 0 बचेगा, यहाँ पे भी log 1 0 बचेगा, और tan 0 0, तो c इज इक्वल्स टू कितना आ गया स्टूडेंट्स 1 आ गया। तो आपका जो फाइनल आंसर है जो पर्टिकुलर सॉल्यूशन होगा उसमें केवल इतना सा डिफरेंस होगा, ये तो एज इट इज रहेगा, बस इस c की जगह कितना आ जाएगा 1, इस c की जगह आपको क्या लिखना है 1 लिखना है, प्लस का 1, दैट्स योर पर्टिकुलर सॉल्यूशन, दैट इज 1 माइनस का 1/2 log x प्लस 1 प्लस 3/4 log x स्क्वायर प्लस 1 प्लस 1/2 tan इनवर्स x प्लस 1। आप इन दोनों को वापस सॉल्व भी कर सकते हैं, है ना, बुक के अंदर इन दोनों को सॉल्व कर रखा है लॉग की प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग, आपके पास में 3/4 को कॉमन लेके लॉग की प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग, नहीं भी करेंगे तो भी चलेगा। तो दैट्स आपके पास में बस यहाँ पे प्लस 1 आ जाएगा, तब ये पर्टिकुलर सॉल्यूशन होगा। प्लस 1 कब आएगा, जब क्वेश्चन में गिवन x की वैल्यू 0 और y की वैल्यू कितनी पुट कर देंगे 1, जो c की वैल्यू आएगी वो यहाँ पुट कर देंगे, दैट्स योर पर्टिकुलर सॉल्यूशन। तो दैट्स योर आंसर, आपके पास में ये था क्वेश्चन नंबर कौन सा 11 था स्टूडेंट्स, इसको आप इसको इस तरीके से कर सकते हैं। ओके, नेक्स्ट चलते हैं आपके पास में, देखो क्वेश्चन नंबर 16 आपके पास में क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर 16 में पढ़ता हूँ आपके पास में, क्वेश्चन नंबर 16 आपके पास में ये है, तो आप रिमेनिंग क्वेश्चन जो है आपके पास है पर्टिकुलर सॉल्यूशन के, वो भी आप इस तरीके से कर सकते हैं, है ना, और जो समझ में नहीं आया आप मेरे से पूछ सकते हैं। देखो बाकी तो सब सिंपल है। क्वेश्चन नंबर 16 क्या करें, फॉर द डिफरेंशियल इक्वेशन एक्स वाई dy by dx is equals to x plus 2 multiply y plus 2 find the solution of the curve passing through the point 1 minus 1। ये कह रहा है आपके पास उस कर्व का सॉल्यूशन फाइंड करो जो -1 से पास हो रहा है, 1 से पास होने वाले इस कर्व का पर्टिकुलर सॉल्यूशन फाइंड करना है। भाई पॉइंट से पास हो रहा है, इसका मतलब कौन सा सॉल्यूशन फाइंड करना है, पर्टिकुलर सॉल्यूशन फाइंड करना है। सीधी बात है, पॉइंट नहीं गिवन होता मतलब एक्स और वाई की वैल्यू नहीं गिवन होती, ये एक्स गिवन है और ये वाई गिवन है, एक्स और वाई अगर आपने को गिवन नहीं होता तो जनरल सॉल्यूशन, एक्स और वाई गिवन है स्टूडेंट्स, तो इसका मतलब हो गया कि हमें क्या फाइंड करना है, हमें स्टूडेंट्स फाइंड करना है पर्टिकुलर सॉल्यूशन इस इक्वेशन के लिए। तो भैया सबसे पहले वेरिएबल सेपरेशन हो रहा है, तो इसको आपने वेरिएबल सेपरेट कर दिया, आपके पास में dy दैट इज y dy अपॉन y प्लस 2 एक तरफ आ गया, और आपके पास में x प्लस 2 अपॉन x इंटू dx एक तरफ आ गया, ठीक है। तो आपने पास में इसको एक तरफ लिख दिया आपके पास में, तो y इंटीग्रेशन टेकन इंटीग्रेशन ऑफ बोथ साइड आफ्टर द सेपरेशन y इंटू dy अपॉन y प्लस 2 दैट इज x प्लस 2 अपॉन x इंटू dx आपका एक तरफ आ गया। अब क्या करना है, देखो हमने क्या किया, न्यूमरेटर के अंदर +2 और -2 कर देते तो y प्लस 2 आ जाएगा, ऐसा हमने पहले एक क्वेश्चन में भी किया है ना। तो आपके पास में हमने कहा y2 आपके पास में +2 कर दिया, तो आपके पास में y प्लस 2 कट के 1 हो जाएगा, और माइनस का 2 अपॉन कितना हो जाएगा y प्लस 2, इधर हमने x के अपॉन में x लिख दिया और 2 के अपॉन में x लिख दिया, जैसा कि 7.1 में अपन सेपरेट करते थे वैसा। तो ये इंटीग्रेशन 1 अपॉन -2 अपॉन y प्लस 2 बचा, और इधर से 1 प्लस 2 अपॉन x इंटू डी एक्स बचा आपके पास में। अब देखो अब इंटीग्रेशन बोथ साइड करेंगे तो इसका y हो जाएगा, ये माइनस का 2 बार हो जाएगा, log y प्लस 2 हो जाएगा, इसका x हो जाएगा, इसका आपके पास में 2 और ये हो जाएगा log x प्लस c, ठीक है, ये आ गया। अब क्या कर रहा था कि इक्वेशन 1 जो है आपके पास में ये कहाँ से पास हो रही है 1,1 से, मतलब x की जगह 1 और y की जगह 1, y की जगह -1, तो ये -1 प्लस log आपके पास में -1 प्लस 2 प्लस 1 2 log 1 प्लस c, ये आपके पास में इस तरीके से आ गया। तो आपने सॉल्व किया तो c की वैल्यू कितनी आ गई -2 वापस कहाँ पुट करनी है, जो आपकी इक्वेशन फर्स्ट थी वहाँ पे, तो -2 आपने पुट कर दिया, तो आपके पास में इस तरीके से आपका ये -2 आ गया है, इस 2 को ऊपर भेज दिया दैट इज़ log स्क्वायर हो गया है, दैट इज़ x, इस 2 को भी मैंने ऊपर भेज दिया दैट इज़ log स्क्वायर हो गया है, फिर ये माइनस वाले log को हमने इधर भेज दिया तो log a प्लस log b बन जाएगा, इधर माइनस का 2 एज इट इज़, तो आपके पास में फॉर्मूला लगा दिया एंड यू गेट द फाइनल आंसर, दैट्स योर आंसर। ओके, तो आपके पास में इस सिंप्लीफिकेशन के बाद इट्स योर आंसर, दैट इज़ योर पर्टिकुलर सॉल्यूशन, जिसके अंदर c प्रेजेंट नहीं है, कांस्टेंट प्रेजेंट नहीं है, दैट्स कॉल्ड योर पर्टिकुलर सॉल्यूशन स्टूडेंट्स। चलते हैं नेक्स्ट, एक और क्वेश्चन है 17 क्वेश्चंस। देखिए बेटा कुछ वर्ड प्रॉब्लम्स है, वर्ड प्रॉब्लम्स अपना अपन ने पहले एक देखी थी, वो उस तरीके की कुछ वर्ड प्रॉब्लम्स है कि उस वर्ड प्रॉब्लम्स को कैसे करना है, देखेंगे वर्ड प्रॉब्लम्स कैसे करनी है। फाइंड द, आपके पास में लिखा हुआ है क्वेश्चन में पढ़ रहा 17 क्वेश्चन, आप बुक से देख सकते हैं। फाइंड द इक्वेशन ऑफ कर्व पासिंग थ्रू द पॉइंट 0, -2, 0, -2 से एक कर्व पास हो रहा है, इसका मतलब हो गया कि x की वैल्यू तो 0 कह रहा है और y की वैल्यू कितनी कह रहा है स्टूडेंट्स -2।
एंड दैट एनी पॉइंट ऑन एक्स वाई, उसके ऊपर कोई पॉइंट है एक्स वाई ऑन द कर्व, द प्रोडक्ट ऑफ स्लोप टू इट्स टेंजेंट, ये कह रहा है कर्व द प्रोडक्ट ऑफ स्लोप ऑफ इट्स टेंजेंट एंड वाई कोऑर्डिनेट, ये कह रहा है कि टेंजेंट का स्लोप ऑफ द टेंजेंट अपने चैप्टर नंबर 6 में पढ़ा था, डी बाई डी एक्स, स्लोप ऑफ द टेंजेंट टू द वाई कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट इज इक्वल टू द एक्स कोऑर्डिनेट, ये कह रहा है कि स्लोप मतलब डी बाई डी एक्स टू द वाई कोऑर्डिनेट, प्रोडक्ट करना है किससे, वाई कोऑर्डिनेट से, किससे इक्वल है, एक्स कोऑर्डिनेट के इक्वल है, ये कह रहा है स्लोप ऑफ द टेंजेंट टू द कर्व विद द वाई, प्रोडक्ट ऑफ स्लोप ऑफ टेंजेंट टू द वाई कोऑर्डिनेट इज इक्वल टू द एक्स कोऑर्डिनेट, ये अपने पास में है, तो आपके पास में ये है दैट इज वाई डी बाई डी एक्स इज इक्वल टू एक्स, ये अपने को पढ़ना है, ये अपने पास में क्वेश्चन है। और ये जो कर्व है कहाँ से पास हो रहा है, इसने पहले कहा था 0,-2 से ये पास हो रहा था, 0,-2 से अपन इसको पास कर देंगे, ठीक है। तो हमने क्या किया, इसको सेपरेट कर दिया, वाई डी बाई डी एक्स हो गया, अपने पास में इंटीग्रेशन कर दिया, वाई स्क्वायर बाई 2 एक्स स्क्वायर बाई 2 प्लस सी, अपने पास में बस इसको अपन सिंप्लीफिकेशन कर दिया, दैट इज 2c को क्या नाम दे दिया c, क्योंकि अपने पहले भी कर चुके हैं ये, 0,-2 पॉइंट पुट कर दिया तो c की वैल्यू आ गई 4, वो या इसके अंदर वापस पुट कर दिया आपके पास में, इसके अंदर वापस पुट कर दिया एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस सी के अंदर, तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 4 योर आंसर हो जाएगा। बहुत सिंपल सा है, वर्ड प्रॉब्लम्स को आपको समझना है, वर्ड प्रॉब्लम्स जब समझेंगे तो आपके पास में क्वेश्चंस अच्छे से हो जाएंगे स्टूडेंट्स, वर्ड प्रॉब्लम को समझने के लिए, है ना। देखिए एक और वर्ड प्रॉब्लम है आपके पास में, क्वेश्चन नंबर 18 को भी समझते हैं। At the any point xy of the curve, the slope of the tangent is twice the slope of the line segment joining the points of contact to the -4 -3। ये कह रहा है कि आपके पास में इस कॉन्टैक्ट पॉइंट जो है, एक अपने पास में एक रैंडम अपन एक कर्व बनाया है, दैट इज़ P इज़ अ पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट, और दैट इज़ ए पॉइंट आपको और गिवन है -4। ये कह रहा है कि इस पे जो टेंजेंट ड्रॉ की गई है, यहाँ से लेकर के आपके पास में एक्स भी जो टेंजेंट ड्रॉ की गई है, इसका जो स्लोप मतलब इसका जो डी वाई बाई डी एक्स है स्टूडेंट्स, वो किसके इक्वल है, दैट्स इक्वल टू द आपके पास में स्लोप ऑफ द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट, और इस पॉइंट को ज्वाइन करने वाले AP लाइन के स्लोप के बराबर है। आपके पास में वापस पढ़ते हैं, एट द पॉइंट ऑफ द कर्व द स्लोप ऑफ द टेंजेंट इज ट्वाइस द स्लोप ऑफ द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द दिस 2 पॉइंट्स। ये कह रहा है कि इसका जो स्लोप है डी बाई डी एक्स वो किसके इक्वल है, AP लाइन से ज्वाइन करने वाला स्लोप जो M है उसके ट्वाइस के इक्वल है, ऐसा क्वेश्चन कह रहा है, जो इसका स्लोप है उसके ट्वाइस के इक्वल है, ट्वाइस ऑफ M के इक्वल है, AP लाइन के ट्वाइस ऑफ M के इक्वल है किसका स्लोप ऑफ टेंजेंट एट द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट। ये क्वेश्चन अपने को कह रहा है कि कॉन्टैक्ट पॉइंट पे जो आपके पास में टेंजेंट का स्लोप है वो किसके इक्वल है, वो A पॉइंट और पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट को ज्वाइन करने वाली जो लाइन है AP लाइन है उसके स्लोप के ट्वाइस के इक्वल है। तो इसका स्लोप कैसे निकालेंगे, 2 पॉइंट का स्लोप का फॉर्मूला आपको पता होगा 11th क्लास के अकॉर्डिंग, y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1, दैट इज अ पॉइंट ऑफ आपके पास है स्लोप ऑफ द लाइन पासिंग फ्रॉम 2 पॉइंट्स, स्लोप ऑफ द लाइन पासिंग फ्रॉम 2 पॉइंट्स। मतलब देखो 11th क्लास का पढ़ा हुआ 6 चैप्टर में यूज हुआ, 11th क्लास का पढ़ा हुआ अब 9 चैप्टर में भी यूज हो रहा है, अब नहीं आ रहा होगा तो फिर बेटा दिक्कत है ना फिर तो आपके पास में ये कह रहा था कि स्लोप ऑफ द टेंजेंट एट द आपके पास में लाइन इज इक्वल टू द ट्वाइस स्लोप ऑफ AP। तो AP का स्लोप हमने फॉर्मूले से निकाल दिया, कौन से फॉर्मूले से, y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1, दैट इज स्लोप, दैट तो dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू आपके पास में हो गया, dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू ट्वाइस y प्लस 3 अपॉन x प्लस 4, ठीक है। तो dy बाई डी 3 इज इक्वल टू ट्वाइस x प्लस डी एक्स अपॉन x प्लस 4 आपके पास में हो गया, इंटीग्रेटिंग ऑन बोथ साइड, दोनों साइड में हमने इंटीग्रेशन ले लिया आपके पास में। तो स्टूडेंट्स देखो दोनों साइड में इंटीग्रेशन लेने से क्या आ गया, log y प्लस 3 इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ log x प्लस 4 प्लस log c, है ना। log c क्योंकि पूरा फंक्शन log में, इसलिए log c ऐड करना है, सबको पता होगा। log y प्लस 3 इज इक्वल टू ये 2 हमने ऊपर भेज दिया, दैट इज log x प्लस 4 का स्क्वायर log c, दैट इज अ मल्टीप्लीकेशन हो गया दोनों का, तो आपके पास में log से log हट गया, तो c y प्लस 3 इज इक्वल टू c आपके पास में ये हो गया c डॉट x प्लस 4 का होल स्क्वायर, ठीक है। फिर आपके पास में क्या हुआ, इक्वेशन इज पासिंग थ्रू द पॉइंट, आगे क्वेश्चन में ये लिखा हुआ है कि इट्स कर्व इज गिवन, इट्स पासिस थ्रू द पॉइंट -2,1 से पास हो रहा था, x की वैल्यू आपके पास में -2 है और y की वैल्यू 1 एंड यू गेट द वैल्यू ऑफ c इज इक्वल टू 1। ये c इज इक्वल टू जो 1 इस वैल्यू है वो वापस अपन इसके अंदर पुट कर देंगे तो यू गेट द पर्टिकुलर सॉल्यूशन, दैट इज अ y इज इक्वल टू x प्लस 4 का स्क्वायर माइनस का 3। तो स्टूडेंट्स इस तरीके से आपके पास में आप क्वेश्चंस कर सकते हैं, है ना स्टूडेंट्स। नेक्स्ट देखिए स्टूडेंट्स, वेरिएबल सेपरेशन में अपने को कुछ वर्ड प्रॉब्लम्स भी आएगी, तो वर्ड्स प्रॉब्लम भी देखनी है।
तो वर्ड्स प्रॉब्लम कैसे देखनी है, देखिए आपके पास में मैंने एक एग्जांपल लिया है, ऐसा आपके पास में एक्सरसाइज के अंदर क्वेश्चंस भी है वर्ड प्रॉब्लम्स के, तो वो भी आपके पास में वेरिएबल सेपरेशंस के अंदर भी आने वाली है, तो आप उसको भी देख सकते हैं किस तरीके से अपने को वेरिएबल सेपरेशंस के अंदर इन वर्ड प्रॉब्लम्स को सॉल्व करना है। देखिए आपके पास में एक एग्जांपल है आपके पास में 14, ऐसा क्वेश्चंस भी आएगा। इन अ बैंक प्रिंसिपल इज इंक्रीजेस कंटिन्यूसली एट द रेट ऑफ 5% पर ईयर। ये कह रहा है कि आपके पास में एक बैंक है ऐसी जिसके अंदर आपके पास में आपने अमाउंट डिपॉजिट कराया है, तो अमाउंट जब आपने इसके अंदर डिपॉजिट कराया है तो जो प्रिंसिपल है अमाउंट वो इंक्रीज हो रहा है, कैसे कंटिन्यूसली इंक्रीज हो रहा है, एट द रेट ऑफ 5% पर ईयर। 5% पर ईयर की रेट से आपके पास में रेट ऑफ इंटरेस्ट जो है 5% पर ईयर की रेट से प्रिंसिपल इंक्रीज हो रहा है ना, 5% पर ईयर इंटरेस्ट मिल रहा है आपको बैंक के ऊपर, बैंक के अंदर। तो हाउ मेनी ईयर्स, एक 1000 रुपीज़ को आपने बैंक के अंदर डिपॉजिट कराए हैं, तो हाउ मेनी ईयर्स इट विल बी डबल, डबल का मतलब 2000 रुपये, तो कितने साल में ये 2000 रुपये हो जाएंगे अगर आपके पास में बैंक इंटरेस्ट आपको 5% देती है। जब आप जनरल डेली लाइफ में भी क्वेश्चन इसको कैलकुलेट कर सकते हो, आपके पास अमाउंट है और आपको बैंक में डिपॉजिट करानी है, तो रेट ऑफ इंटरेस्ट आपके पास में दे रखा है, तो कितने साल में जो 10,000 है वो डबल आपके इटसेल्फ 2000 हो जाएंगे, आपको टाइम फाइंड करना है ना। प्रिंसिपल अमाउंट आपने इसको कंटिन्यूसली डिपॉजिट कराया है। वैसे तो आपके पास में ये जो क्वेश्चन है आपके पास में प्रिंसिपल का है, रेट ऑफ इंटरेस्ट है, टाइम फाइंड करना है, तो आपके पास आप इसको जो छोटी क्लास में पढ़ते वाली मेथड थी आपके पास में P इंटू टी इंटू आर अपॉन 100, और आइदर वी कैन यूज द कंपाउंड इंटरेस्ट का फॉर्मूला P इंटू 1 प्लस आर बाय 100 पावर टी, वो भी लिख सकते हैं, लेकिन अपने को इतना नहीं करना है। अपने को देखो ये एक एप्लीकेशन कह सकते हैं ये भी पास में इंटीग्रेशन की, तो कैसे यूज करना है देखो आपके पास में क्या कर रहा है, प्रिंसिपल के अंदर चेंज हो रहा है विथ रेस्पेक्ट टू टाइम, तो चेंज इन प्रिंसिपल, चेंज इन प्रिंसिपल अमाउंट with respect to time is dp by dt। ओके, चेंज जो आपके पास में टाइम के रेस्पेक्ट में हो रहा है जिसको कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, dp by dt से। ओके, तो क्वेश्चन ये कह रहा था कि चेंज इन आपके पास में कंटिन्यूसली चेंज हो रहा है कौन सी रेट से, 5% पर ईयर। 5% पर ईयर किस पे लग रहा है, प्रिंसिपल अमाउंट पे लगता है, तो हमने कहा कि जो dp by dt है चेंज इन प्रिंसिपल वो कितनी हो रही है, 5% है, 5% ऑफ p, किसकी 5% है, चेंज इन प्रिंसिपल, जो प्रिंसिपल के अंदर किस रेट से चेंज हो रहा है, 5% ऑफ p की रेट से, प्रिंसिपल का कितना परसेंट चेंज हो रहा है, 5%। 5% का मतलब क्या हो गया, 5% dp by dt स्टूडेंट्स, 5% का मतलब हो गया 5/100, किसका, P का, तो P का 5/100 हो गया। अब क्या करेंगे यहाँ से, इसके बाद हम वेरिएबल सेपरेशन लगाएंगे, सीधी बात है वेरिएबल सेपरेशन लगाना है, तो dp बाय तो P हो जाएगा, दैट इज अ dp बाय P, इधर 5/100 अपन ने एज इट इज रहने दिया, दैट इज अ dt, ये हो गया आपका dt। फिर हमने कहा कि भैया वेरिएबल सेपरेशन हो गया है, तो अब आपको क्या करना पड़ेगा स्टूडेंट्स, इंटीग्रेशन करना पड़ेगा, इसको काट देते, दैट इज 1/20 dt। तो जब आपने इसका इंटीग्रेशन कर दिया, दैट इज अ लॉग p है ना, बेस इसका e रहता है, p इज इक्वल्स टू 1/20 t प्लस c, कॉन्स्टेंट ऐड करना, कॉन्स्टेंट ऐड कर दिया आपके पास में, तो कॉन्स्टेंट ऐड कर दिया आपके पास में 1/20, दैट इज आपके पास में 1/20 t प्लस जो c है आपके पास में वो हो गया आपका कॉन्स्टेंट। अब देखो क्या हो गया, अब t/20, तो अब जब आप लॉग को उधर भेजते हैं तो अपने को पता है बेस e है, तो वो e की पावर में चला जाएगा, e की पावर t/20 प्लस c, यू कैन राइट p इज इक्वल्स टू e की पावर t/20 मल्टीप्लाई e की पावर c, e की पावर 20 मल्टीप्लाई e की पावर c। अब क्या होगा, देखो e क्या है, e एक एक्सपोनेंट फंक्शन है, वो आपके पास में दैट इज वो एक कांस्टेंट है आपके पास में, एक्सपोनेंट फंक्शन की पावर t/20 है, और एक आपके पास में कौन सा है, e की पावर c है। तो स्टूडेंट जो e की पावर c है, e की पावर c क्या, e की पावर c पूरा का पूरा क्या रहने वाला है, ये पूरा का पूरा कांस्टेंट रहने वाला है, तो इसकी जगह क्या करेंगे, एक नया कांस्टेंट नाम दे देते हैं c, है ना, कांस्टेंट को आप ऐसे हटा सकते हैं, एक नया कांस्टेंट नाम दे देते हैं c ना दे करके आप a b भी दे सकते हैं, तो p इज इक्वल्स टू e की पावर t/20 मल्टीप्लाई में क्या आ जाएगा c, डोंट गेट कंफ्यूज कि सर ये e की पावर c कांस्टेंट था, तो इस पूरे कांस्टेंट को हटा करके एक नया कांस्टेंट नाम दे दिया c। ये जो क्वेश्चन का आंसर आया है दैट्स कॉल्ड अ जनरल सॉल्यूशन, इसको अपन जनरल सॉल्यूशन कहेंगे क्योंकि इसके अंदर c प्रेजेंट है। हमें जनरल सॉल्यूशन से मतलब नहीं है, हमें तो बताना है कि हमने 1000 रुपये डिपॉजिट किए तो कितने सालों में वो 2000 रुपये हो जाएगी। अब देखो क्या हो गया, इनिशियल में
जब टाइम कुछ लगा नहीं, मतलब आपने जब अकाउंट ओपन किया ही था, अमाउंट डिपॉजिट कराया था, तो टी इज इक्वल टू 0 था और आपका प्रिंसिपल अमाउंट कितना था स्टूडेंट्स, 1000 था। तो जब टी इज इक्वल टू 0 था और प्रिंसिपल अमाउंट 1000 था, तो कंडीशन क्या रहेगी आपके पास स्टार्टिंग में, कितना आपके पास में रहेगा, देखो टी तो 0 था क्योंकि आपने अकाउंट अभी ओपन ही किया है, अमाउंट डिपॉजिट कराई है, तो टाइम तो कुछ लगा ही नहीं, 0 है, तो प्रिंसिपल आपके पास में 1000 था। तो हमने कहा कि भैया ये 1000 तो प्रिंसिपल था, इधर हमने इसके अंदर पुट कर दिया, टी आपका 0 था, तो दैट इज ई की पावर 0 मल्टीप्लाई सी। तो आपके पास में c जो कांस्टेंट है वो कितना आ गया, वो आ गया 1000। अब क्या करेंगे, c 1000 कांस्टेंट को फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट के अंदर अपन पुट कर देंगे, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट। तो कितना आ जाएगा, p इज इक्वल टू ई की पावर t बाई 20 मल्टीप्लाई में कौन आ जाएगा आपका 1000, दैट इज इक्वेशन सेकंड। अब क्या हो गया, अब आप अमाउंट क्या हो रहा है, डबल हो रहा है, टाइम का आपको पता नहीं है, टाइम फाइंड करना है, तो t इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क है, आपको फाइंड करना है, बट प्रिंसिपल आपको दे रखा है, कितना हो गया, कितने टाइम में 2000 हो जाएगा। तो हमने कहा आपके पास में प्रिंसिपल अमाउंट है 2000 और आपको t फाइंड करना है, तो आपके पास में प्रिंसिपल तो हो गया 2000 इज इक्वल टू ई की पावर t बाई 20 मल्टीप्लाई दैट इज 1000। अब क्या करेंगे स्टूडेंट्स, ये 1000 इधर डिवीजन में चला जाएगा, दैट इज 1000 दैट इज ई की पावर t बाई 20, कैंसिल, कितना बचा 2। तो अब e को उधर भेजेंगे तो क्या बन जाएगा, उधर तो log 2 बन जाएगा, log 2 बन जाएगा e को उधर, तो ये कितना t बाई 20। तो आपके पास में ये t बाई 20 हो गया, तो हम कहेंगे 20 log 2 टाइम्स में वैल्यू पुट नहीं करनी है, log 2 की वैल्यू कितनी 0.631 है, बट अपने को नहीं दे रखी इसलिए पुट नहीं करेंगे, तो यही हमारा आंसर हो जाएगा, दैट इज 20 log 2 दैट इज t। इस टाइम में आपका जो अमाउंट 1000 आपने डिपॉजिट कराया था वो स्टूडेंट्स कितना हो जाएगा, 2000 हो जाएगा। तो इस तरीके के क्वेश्चंस भी आपको करने हैं, इस तरह की वर्ड प्रॉब्लम्स भी हैं, वो भी स्टूडेंट्स आपको करनी है। देखते हैं कुछ रिमेनिंग क्वेश्चन जो आपके पास में इस एक्सरसाइज के हैं वो किस तरीके से आपको करने हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए स्टूडेंट्स, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 21 के अंदर क्या करना है, हमने एक ऐसा एग्जांपल किया था, वैसे ही क्वेश्चन 21 है। देखिए इन आपके पास में जैसा कि एक एग्जांपल देखा, उसी के बेसिस पे आपके पास में क्वेश्चन नंबर 21 है कि आपने एक बैंक के अंदर एक अमाउंट डिपॉजिट कराया है किसी % के रेट से, है ना, तो वो आपके पास में कितने टाइम में वो आपके पास में डिपॉजिट किया है, तो हाउ मच इट विल बी द 10 ईयर्स में वो कितना हो जाएगा। क्वेश्चन 21 में वापस पढ़ रहा हूँ। इन अ बैंक प्रिंसिपल इंक्रीजेस कंटिन्यूसली एट द रेट ऑफ 5% पर ईयर, इसमें अभी 5% पर ईयर है, 5% पर ईयर की रेट से आपके पास में इंटरेस्ट मिल रहा है किसी प्रिंसिपल अमाउंट के ऊपर। द अमाउंट ऑफ 1000 रुपीज़ इज डिपॉजिट इन अ बैंक, आपके पास 1000 रुपीज़ बैंक के अंदर डिपॉजिट कराया है। हाउ मच इट विल बी वर्थ आफ्टर द 10 ईयर्स के बाद में वो कितना हो जाएगा। ई की पावर 0.5 इज इक्वल टू 1.648 आपके पास में गिवन है। इसका मतलब अपन इसके क्वेश्चन के अंदर कहीं ना कहीं इसका यूज़ करना पड़ेगा, है ना, आपके पास में। तो देखते हैं, तो ये कह रहा है कि प्रिंसिपल आपके पास में चेंज इन प्रिंसिपल हमने देखा था डी पी बाई डी टी इज इक्वल टू 5% ऑफ पी, ये पी का 5% है, प्रिंसिपल का 5% है। तो वही डी पी बाई डी टी जैसा हमने एग्जांपल में देखा था, डी पी बाई डी टी इज इक्वल टू 5% ऑफ पी का मतलब 5/100 मल्टीप्लाई विद द पी, और डी पी बाई पी हमने सेपरेट कर दिया 5/100 दैट इज अ डी टी, टेकिन इंटीग्रेशन ऑन बोथ साइड, दोनों साइड में हमने जब इंटीग्रेशन कर दिया आपके पास में, तो ये तो हो गया log p 5/10 एज इट इज़, 5/10 एज इट इज़ log p 5/10 एज इट इज़ t प्लस का c, ये हो गया आपके पास में। अब जब आपने 1000 रुपीज़ डिपॉजिट कराए होंगे इनिशियल बैंक के अंदर, तो टाइम कितना होगा 0। इनिशियल अमाउंट अगर आपके पास में जमा कराएंगे तो टाइम आपका कितना होगा 0। तो t इज इक्वल टू 0 है, तो p इज इक्वल टू कितना स्टूडेंट्स 1000 है, ठीक है। तो हमने ये कहा कि अगर ऐसा कुछ है तो आपके पास में हमने पुट कर दिया, ये 0 हो गया, तो c इज इक्वल टू कितना हो गया log 1000, c हो गया, c की वैल्यू को वापस यहाँ पुट कर देंगे अपन स्टूडेंट्स, तो log p इज इक्वल टू 5t/100 प्लस log 1000, ये आपके पास में हो गया। अब क्या करना है, अब कह रहा है कि आपके पास में जब 10 ईयर्स का हो गया तो प्रिंसिपल अमाउंट कितना होगा, वर्थ कितनी होगी, t इज इक्वल टू 10 है, तो t इज इक्वल टू 10 पुट कर लेते हैं, p इज इक्वल टू 5/100 मल्टीप्लाई 10 log 1000, दैट इज आपके पास में, ये जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो आपके पास में स्टूडेंट्स ये कितना बचेगा, देखो 0 से 0 तो कैंसिल आउट हो गया, 5 दैट इज़ 1/2, ये लॉग उधर चला जाएगा, लॉग उधर चला जाएगा, तो लॉग की प्रॉपर्टी के अंदर log p माइनस log 1000, तो log p/1000 दैट इज़ 1/2। अब ये अपने को पता है कि जब लॉग उधर इसका बेस e होता है, अब ये इधर जाता है तो e की पावर में हो जाएगा, e की पावर हाफ, e की पावर हाफ की आपको वैल्यू दे रखी है क्वेश्चन के अंदर 1.648, तो वो आपको यहाँ पे पुट करनी है और मल्टीप्लाई बाय द 1000 दैट इज़ 1648 जो है आपके पास में क्या हो जाएगा, आपका प्रिंसिपल हो जाएगा कितने बाद, 10 साल बाद में आपको 648 रुपीज़ और एक्स्ट्रा मिलेंगे, है ना, 10 ईयर्स के बाद।
रेट ऑफ इंटरेस्ट अगर 5% होता है तो। ठीक है, आगे चलते हैं। 22 नंबर का क्वेश्चन है, ये भी अच्छा है। 22 नंबर का क्वेश्चन भी अपन देखते हैं। 22 नंबर का क्वेश्चन भी अच्छा है ना। 22 नंबर का क्वेश्चन भी वर्ड प्रॉब्लम्स है। देखो इसको मैं पढ़ता हूँ। इन अ कल्चर्स द बैक्टीरिया काउंट इज द 1 लाख, है ना। आपके पास में कहीं पे बैक्टीरिया काउंट किए गए 1 लाख है। द नंबर इज इंक्रीजेज बाय द 10% इन 2 आवर्स। 10% हो रहे हैं 2 आवर्स के अंदर इंक्रीज। ठीक है, 10% 2 आवर्स के अंदर। 10% किसका 10%? 1 लाख का 10% कितने टाइम में? 2 आवर्स में। याद समझना, 10% इन 2 आवर्स का मतलब क्या है? 10% भाई किसका 10% होगा? जो प्रेजेंट होगा बैक्टीरिया उसका ही तो 10% होगा। जो 10% कैलकुलेशन किसकी कर रखी है? ये कर रखी है द नंबर इज इंक्रीज्ड बाय 10% इन 2 आवर्स। 10% ऑफ 1 लाख आपके पास में 2 आवर्स के अंदर इंक्रीज हो रहा है। ओके, इन हाउ मेनी आवर्स इट विल बी काउंट टू रीच द 2 लैक्स। ये कह रहा है कि कितने आवर में ये 2 लाख हो जाएगा इफ द रेट ऑफ ग्रोथ ऑफ बैक्टीरिया इज प्रोपोर्शनल टू द नंबर ऑफ प्रेजेंट। ये कह रहा है कि जो रेट ऑफ ग्रोथ ऑफ बैक्टीरिया है वो किसके प्रोपोर्शनल है? वो आपके पास में प्रेजेंट जो आपके पास में बैक्टीरिया है उसके ऊपर प्रोपोर्शनल है। तो बताना है कि 2 लाख जो बैक्टीरिया है वो कितने आवर्स में हो जाएंगे। तो हमने कहा कि अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन चेंज इन द लेट पी इज आपके पास में पी ही नाम रख देते हैं, दैट इज अ प्रेजेंट, है ना। जो भी बैक्टीरिया प्रेजेंट है, कितना प्रेजेंट है हमारे, ये हमें नहीं पता है ना। आपके पास में सर्टेन अमाउंट में, आपके पास में सर्टेन कंडीशन पे वो 1 लाख था, लेकिन आपके पास में कितना प्रेजेंट है इसके बारे में हमने लेट किया पी। तो रेट ऑफ चेंज इन बैक्टीरिया जो चेंज होने वाली है दैट इज डी पी बाई डी टी इज प्रपोर्शनल टू पी। इसने ये कहा है कि वो आपके पास में प्रेजेंट के ऊपर चेंज इज प्रपोर्शनल टू प्रेजेंट कौन है? पी। तो आपके पास में पी को प्रोपोर्शनल हो गया। तो डी पी बाई डी टी इज इक्वल टू हमें पता है कि प्रोपोर्शनल हटाया तो एक कॉन्स्टेंट ऐड होता है, दैट इज अ के पी। अब क्या है? सेपरेशन डी पी बाई पी इज इक्वल टू के इंटू डी टी, इंटीग्रेशन ऑन बोथ साइड। तो log p इज इक्वल टू के टी प्लस सी, दैट्स योर इक्वेशन फर्स्ट। अब क्या कह रहा था? स्टार्टिंग में देखो जब इन्होंने कैलकुलेट किया था 1 लाख था। अगर 1 लाख था तो टाइम कितना था? 0 था, सीधी बात है। जब आपके पास में 1 लाख था तो स्टार्टिंग में टाइम कितना था? 0। जब चेक किया होगा पर्टिकुलर टाइम पे तो दैट इज द टाइम इज 0। वो टाइम कितना था? 0 था, क्योंकि वहाँ से काउंटिंग शुरू हो रही है। तो t इज इक्वल टू 0, p इज इक्वल टू 1 लाख हमने इसके अंदर पुट किया आपके पास में t इज इक्वल टू 0। तो c इज इक्वल टू कितना आ गया? log c इज इक्वल टू log 1 लाख। तो 1 लाख, ये जो log 1 लाख था वो हमने यहाँ पे पुट किया। तो log p इज इक्वल टू के टी log 1 लाख, ये आपके पास में बन गया। अब क्या है? जब टाइम आपका 2 आवर्स है तो बैक्टीरिया कितना है? बैक्टीरिया है कितना? 10% ऑफ 1 लाख। तो 10% ऑफ 1 लाख कैसे निकालेंगे? 1 लाख का 10% प्लस उसके अंदर और ऐड कर देंगे। तो इतना 2 आवर्स में वो इंक्रीज हुआ है। 2 आवर्स में कितना इंक्रीज हुआ भैया? देखो आपके पास 100 रुपये थे, 2 घंटे बाद में आपके पास में 10% इंक्रीज हो गए। तो 10% इंक्रीज हो गए तो कितना हो जाएगा? 10% इंक्रीज करेंगे तो किसका इंक्रीज करना? 100 रुपये का 10% इंक्रीज करेंगे तो आपके पास में 10 रुपये इंक्रीज हो जाएंगे, पर टोटल अमाउंट आपके पास कितना हो जाएगा? 110 रुपये। आई बात समझा? तो यही सेम आपके पास में है कि 10% इंक्रीज होगा। किसका इंक्रीज होगा? 10%, 1 लाख का। तो उसको कैसे इंक्रीज करते हैं? तो 1 लाख प्लस 10% ऑफ 1 लाख, तभी तो टोटल आएगा। टोटल प्रेजेंट कितना हो जाएगा? तो टोटल प्रेजेंट हो गया आपके पास में 1,10,000 आफ्टर 2 आवर्स, क्योंकि 10% ऑफ पी इंक्रीज हो रहा था। तो 10% ऑफ पी इंक्रीज हो रहा था, तो कुछ इस तरीके से आपके पास में ये हो जाएगा। तो टी इज इक्वल टू 2 था, तो पी इज इक्वल टू कितना? 1,10,000 आपके पास में। तो हमने कहा कि टी इज इक्वल टू, इसके अंदर टी की जगह हमने 2 पुट कर दिया। तो आपके पास में जो प्रेजेंट था वो कितना था? 1,10,000। तो यहाँ पे लॉग आपके पास में दैट इज़ 1,10,000 टू के इज इक्वल टू log 10,000। तो आपके पास में इस लॉग को इधर भेज के अपन डिवीजन में ले लिया। तो आपके पास में दैट इज़ log 1,10,000 अपन 1 लाख इज इक्वल टू 2k। तो आपके पास में k इज इक्वल टू 1/2 log 10/11/10। अब क्या हो गया? अब आपके पास में टाइम फाइंड करना है, दैट इज ए क्वेश्चन मार्क। टाइम फाइंड करना है जब बैक्टीरिया कितना हो गया? 2 लाख। क्वेश्चन ये कह रहा है कि इन हाउ मेनी आवर्स इट विल बी अ काउंट रीच टू 2 लाख। कितने आवर में स्टूडेंट्स ये 2 लाख हो जाएगा? तो इसका मतलब अपने पास में सारी वैल्यू प्रेजेंट है। हमने 2 लाख पुट कर दिया, दैट इज़ 1/2 log 11/10 t, दैट इज log 1000। इसको उधर भेज देंगे, ये कट जाएगा आपके पास में स्टूडेंट्स 0 से 0, दैट इज़ 1/2। बस आप इसको सॉल्व करेंगे एंड यू गेट द आंसर। ओके, टी निकालना है तो इसको इधर डिवाइड में भेज देंगे, है ना। टी निकालना है स्टूडेंट्स, तो इसको 1/2 log आपके पास में डिवाइड में भेज देंगे। तो आपके पास में यू गेट द टी की वैल्यू आ जाएगी एंड टी की वैल्यू इज योर आंसर। ओके स्टूडेंट्स, तो दैट्स और एक्सरसाइज 9.4 जिसके अंदर हमें वेरिएबल सेपरेशन पढ़ना था। ओके स्टूडेंट्स।